हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डीएलएड सेकेंड ईयर का हमारे हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता बुक में भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत चल रहे हैं। तो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों में हम पहले 2-4 सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। उनमें आ गए हमारे देवीय सिद्धांत, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और ये सिद्धांत आ गए। तो आगे पढ़ेंगे हम आवेग सिद्धांत। अगला सिद्धांत है आज का हमारा आवेग सिद्धांत। तो इसके भी दो उपनाम है। आवेग सिद्धांत में इसके उपनाम है। पहला है मनो अभिव्यंजनात्मक सिद्धांत, एक उपनाम है इसका मनोअभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। मनोअभिव्यक्तिवाद सिद्धांत, ये दो उपनाम इसके दो अनेक विचारकों ने दिए हैं। तो इसमें आवेग से पता चल रहा है कि मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। तो इसमें अब क्या होगा आगे कि इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मनोभाव, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मनोभाव, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मनोभाव हर्ष विषाद, सुख दुख तथा विस्मय, हर्ष विषाद, सुख दुख, क्षोभ विस्मय, आदि अनेक आवेग हैं। इसमें आवेग इतना तेरो हो जाता है आदि आवेग में ध्वनि इतनी तेरू निकलती है इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मनोभाव हर्ष विषाद सुख दुख क्षोभ विस्मय आदि आवेग इतने तीव्र हो जाते हैं कि मुंह से ध्वनि स्वतः ही निकल पड़ती है। इसमें क्या होता है कि मुंह से ध्वनि स्वतः ही निकल पड़ती है। कि इसमें हमारे सोच विचार का टाइम नहीं रहता है कि इसमें हम अपने आवेग जो हमारी जैसी परिस्थिति होती है हम उसी के अनुकूल हमारे मुंह से अचानक ही ध्वनि निकल जाती है। जैसे इसमें निकलेंगे कि हर्ष में क्या निकलेगा, जब हमें खुशी होगी, हर्ष ये भी एक आवेग है, तो इसमें क्या निकलेगा, वाह वाह, हमें खुशी होगी। दुख में हाय ओ है, और तिरस्कार में तिरस्कार या घृणा में, तिरस्कार या घृणा में छी छी आदि शब्दों की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अब इसमें इस ध्वनियों में इनके द्वारा क्या किया गया है, इस सिद्धांत में भाषा की उत्पत्ति और संवेग का आकलन किया गया है। तो इसके आधार पर इनके आधार पर संवेगों की उत्पत्ति और भाषा की कल्पना की गई है। लेकिन कुछ विचारक है वो इस सिद्धांत की कुछ आलोचना करते हैं, यानी इसकी भी समीक्षा करते हैं। तो अब आलोचना में देखेंगे हम इसमें मन के भावों की अभिव्यंजना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मनोभाव हर्ष विषाद सुख दुख क्षोभ विस्मय यानी आश्चर्य आदि आवेग में ध्वनि इतनी तेरू निकलती है, आदि आवेगों में ध्वनि इतनी तेरू निकलती है कि मुंह से ध्वनि स्वतः ही निकल पड़ती है। इसमें हमें किसी भी परिस्थिति वश हमें सोचने समझने की शक्ति इसमें नहीं आती है कि अचानक ही हमसे हमारे मुंह से निकल जाता है। तो इसको भी कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत को मान्य नहीं माना। तो इसके भी कुछ आलोचनाएं बताएंगे ये कि भावात्मक तीव्रता के आधार पर आलोचना में क्या कहा है, आवेग सिद्धांत की आलोचना।
भावनात्मक तीव्रता के आधार पर भावनात्मक तीव्रता के आधार पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि भावनात्मक में हमारे भावनाओं में जो मन में ऐसे तो है ना कि हम परिस्थिति के अनुसार वही शब्द यूज करेंगे और वही हमारी भाषा बन जाएगी। तो इसमें क्या है कि भावनात्मक तीव्रता, हम तो भावनाओं में जैसी परिस्थिति की उसी में हमारे तेज संवेग निकलेंगे या तेज आवेग से कोई भाषा निकलेगी। तो भावनात्मक तीव्रता के आधार पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति संभव है। अगला है इसमें इसकी आलोचना, ऐसे शब्द प्रयोग, ऐसे शब्द कि इन आवेगों का प्रयोग, ऐसे शब्दों जो आवेग के शब्द हैं जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग परिस्थितिवश से निकलते हैं, परिस्थितिवश ही काम में लिए जाते हैं। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अब अगली आलोचना इसमें कि ऐसी ध्वनियों में सहज चिंतन, ऐसी ध्वनियों में सहज चिंतन, ऐसी ध्वनियों में सहज चिंतन और समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। सहज चिंतन और समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। ऐसी ध्वनियों में सहज चिंतन और समुचित व्यवस्था का अभाव होता है जो भाषा के अनिवार्य तत्व है, जो भाषा के अनिवार्य तत्व हैं। अब इसमें इस सिद्धांत में सहज चिंतन की ध्वनियों के, इसमें सहज चिंतन और समुचित व्यवस्था की, इसके बिना भाषा की कल्पना नहीं कर सकती और इस सिद्धांत में इनका अभाव है। अब आगे करेंगे हम संपर्क सिद्धांत के बारे में चर्चा। हम अगला सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा संपर्क सिद्धांत। संपर्क सिद्धांत के बारे में चर्चा की। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, किसके द्वारा दिया गया है? जी रेवेज के अनुसार इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जी रेवेज। अब संपर्क सिद्धांत का साफ साफ स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि संपर्क एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके हाव भाव से, उसके बोलचाल से, उसकी भाषा परिवर्तन से। तो इसके सिद्धांत को दिया था सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक है जो जी रेवेज। इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि जो व्यक्ति मानव समाज के निर्माण में, मानव समाज के निर्माण में मानव समाज के निर्माण में संपर्क भावना से कुछ ध्वनियां, मानव समाज के निर्माण से समय, संपर्क भावना में निर्माण के समय जो भाषा समय में जो भाषा संपर्क भावना में कुछ ध्वनियां
कुछ ध्वनियाँ सहज रूप से निकल पड़ती हैं, सहज रूप से निकल पड़ती हैं, सहज रूप से निकल पड़ती हैं। इसके विकास में ही भाषा बनती है, इसके विकास से ही इसके विकास से ही भाषा बनी है। अब जी रेवेज क्या कहते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक संपर्क सिद्धांत के बारे में कि मानव समाज के निर्माण के समय में जो भाषा संपर्क में आई तथा उस संपर्क वाली भावना को हम ध्वनि जिसका सहज रूप से हमारे मन से निकली, तो इसका विकास ही भाषा बन के हमारे मन से जो ध्वनियाँ निकली, जो उसका सार्थक अर्थ निकला, तो वही भाषा का रूप ले लिया। लेकिन इसको भी कुछ विचारकों ने कम ही माना है। तो इसके अंतर्गत इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। आलोचना में इन्होंने कहा है कि संपर्क सिद्धांत से विकसित तथा संपर्क सिद्धांत से स्पष्ट तथा संपर्क सिद्धांत से स्पष्ट तथा विकसित रूप का ज्ञान नहीं होता है। विकसित रूप का ज्ञान नहीं होता है। इसमें क्या बताया गया कि संपर्क में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने, तो संपर्क में आने से तो फिर बाकी चीज़ों का हमें कैसे पता चलेगा, बाकी वस्तुओं का हमें कैसे पता चलेगा। तो इसमें स्पष्ट और विकसित रूप इसका सामने नहीं आया, भाषा का स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इसमें आगे है कि संपर्क में मनोवैज्ञानिक आधार से, संपर्क में मनोवैज्ञानिक आधार से संपर्क में मनोवैज्ञानिक आधार से सामान्य सिद्धांत का ही रूप सामने आता है। सामान्य सिद्धांत का ही रूप सामने आता है। सामान्य सिद्धांत का ही रूप सामने आता है। अब इसमें क्या हो गई, आदि मनुष्य के संदर्भ में आदि मानव में जो संपर्क में जो भाषा थी उसके हिसाब से तो कुछ तर्क संगत लगता है, बाकी इसमें कोई औचित्य नहीं निकल रहा इसमें भाषा की उत्पत्ति का। अब ये हो गया हमारा संपर्क सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे जी रेवेज, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी परिभाषा दी कि मानव समाज के निर्माण के समय जो भाषा संपर्क भावना से, जो हमारे अंदर कुछ ध्वनियाँ सहज रूप से निकलती है, इसके विकास में इसकी भाषा बनी है। तो कुछ विचारकों ने तो इसकी उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति संपर्क सिद्धांत से मान ली, लेकिन कुछ ने इसकी आलोचनाएं की है कि संपर्क सिद्धांत से इसका स्पष्टीकरण और विकसित रूप सामने नहीं आया है। अगली है कि संपर्क सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आधार से सामान्य सिद्धांत के रूप सामने आए, बाकी और नहीं है। अगला पढ़ेंगे हम संगीत सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा संगीत सिद्धांत। संगीत सिद्धांत, नाम से पता चल रहा है संगीत, तो संगीत सिद्धांत के सामने लाने का श्रेय इसमें कुछ विद्वान है इसको सामने, जो इसमें डार्विन, संगीत सिद्धांत को सामने लाने का श्रेय डार्विन, स्पेंसर को जाता है। डार्विन और स्पेंसर दो मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस सिद्धांत की रचना की गई। स्पेंसर को जाता है। अब इन्होंने अपने विचार रखे इसके बारे में कि प्रारंभ में मनुष्य संगीत प्रिय होगा, जो आदि मानव उसकी कल्पना की है कि प्रारंभ में मानव संगीत प्रिय रहा होगा, संगीत प्रिय
रहा होगा। अब इन्होंने ऐसे बोला कि रहा होगा, तो इसका कोई औचित्य नहीं निकल रहा। इसमें इसका सारांश ऐसे निकल कि हाँ ये इस संगीत से उत्पत्ति हुई है, कि मानव प्रारंभ में संगीत प्रिय रहा होगा या नहीं रहा होगा। अब इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके कारण इसमें इसके इन्होंने इन दो विचारकों ने इसकी परिभाषा दी है कि संगीत प्रिय रहा होगा। लेकिन समय समय पर गुनगुनाते रहने से, समय समय पर गुनगुनाते रहने से समय समय पर गुनगुनाते रहने से निरर्थक ध्वनियां धीरे धीरे समय समय पर गुनगुनाते रहने से निरर्थक ध्वनियां धीरे धीरे विकसित होकर सार्थक हो गई होंगी, विकसित होकर सार्थक हो गई होंगी। अब इन्होंने भी इसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि रहा होगा या हो गई होंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इसका साफ स्पष्टीकरण नहीं हो रहा कि समय समय पर मानव ने गुनगुनाया, तो गुनगुनाने से तो कोई साफ स्पष्ट अभिव्यक्ति निकलती नहीं है इसकी। तो समय समय पर गुनगुनाते रहने से निरर्थक ध्वनियां गुनगुनाने से, तो उसका सार्थक अर्थ कैसे निकलेगा? विकसित होकर सार्थक हो गई होंगी। इसका अर्थ है कि सार्थक हो गई होंगी, मतलब ये भी विचाराधीन है, इसका भी कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल सकता। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। संगीत सिद्धांत के कुछ जैसे विचारकों ने इसकी परिभाषा इसको बना तो दिया, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसकी भी पुष्टि सही तरीके से नहीं की है। तो इसकी आलोचना में है कि यह सिद्धांत भी कल्पना पर आधारित है। यह सिद्धांत भी कल्पना पर आधारित है। इसमें इसका स्पष्ट रूप दिखाई दे रहा है कि कल्पना पर संगीत प्रिय आदि मानव रहा होगा, या इसको गुनगुनाते हुए निरर्थक ध्वनियां जो निरर्थक हमारी जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, हमारी कोई काम की नहीं है, ये विकसित होकर सार्थक अब हुई है या नहीं हुई, इसका तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं जब तक हमारे पास कोई स्पष्ट। तो यह सिद्धांत क्या हो गया? ओनली कल्पना पर आधारित हो गया। अगला है इसका कि आदि मानव के प्रबल संगीत प्रेम का कोई प्रमाण नहीं मिले, कोई प्रमाण नहीं है। अब इसमें इसका स्पष्टीकरण हो रहा है कि आदि मानव को प्रबल संगीत प्रेम का हमें कोई जो हमारे इतिहास के साक्ष्य मिले, जो हमारी पुरानी सभ्यताओं में जो हमें सामने आए हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं चीजें, लेकिन उसमें संगीत का कोई की संगीत से भाषा की जो उत्पत्ति है कोई नाम मात्र के ऐसे हमें कुछ साक्ष्य मिले जिनमें इनका कोई औचित्य नहीं निकल रहा है। तो संगीत सिद्धांत को किसने दिया था? डार्विन और स्पेंसर ने। अब प्रारंभ में तो मानव संगीत प्रिय था लेकिन रहा होगा, और समय समय पर गुनगुनाते रहने से निरर्थक ध्वनियां धीरे धीरे विकसित होकर सार्थक रूप लेती होंगी। तो इस सिद्धांत की आलोचना में भी इसका स्पष्टीकरण है। अब आगे हम इसमें इन सिद्धांतों में इनका कोई सारांश नहीं निकला। आज के लिए इतना ही।